हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक। दोस्तों नमस्कार। वैसे यह मुनासिब वक्त तो नहीं है कि मैं आपसे उस तरह से बात करूं जिस तरह से अमूमन मैं करता आया हूं, और हम लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलते रहे हैं। वो एक गुज़रा हुआ दौर भी लगता है कि जब हम आमने सामने गोष्ठियों में बैठा करते थे, सेमिनारों में रहते थे और बातचीत करते थे। लेकिन फिर अभी 1-1.5 सालों से हमारी ज़िंदगी का रंग बदला है, और ये जो कोरोना का पहला फेज़ आया है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें उस तरह से नहीं रह पाईं जैसे कि हम सोचते थे कि वैसी चीज़ें बनी रहेंगी। लेकिन हमने इस फेज़ के बाद एक नया तरीका आपस में बातचीत करने का ढूंढ निकाला। वो था ये वेब मुलाकातों के ज़रिए, और इस तरह से तकनीक का सहारा लेकर के भी हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे, भले ही आमने सामने नहीं और ठीक साथ भी नहीं, लेकिन करीब होने का भरसक एक एहसास बना रहा, एक कोशिश बनी रही। तकनीक का पर्दा रहा, लेकिन बहुत कुछ कमी तो जो थी वो कम होती रही। इस उपक्रम में मैं जनसुलभ पुस्तकालय की विशेष भूमिका की बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इस वक्त हम लोगों को बहुत सहारा दिया, और अर्पण कुमार ने अपने कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, अपने संयोजन से एक दूसरे को जोड़े रखा। लगभग हमारे सभी बड़े पसंदीदा, आदरणीय, आत्मीय साहित्यकारों की रचनाओं को हम लोगों ने सुना, उनके कहानियों को सुना, उनके लेखन की बारीकियों को भी जाना, उनसे बातचीत की, प्रश्न भी पूछे गए, बहुत सारी इस तरह से बातें हुई। ज़्यादा बेहतरी से बातें हो सकी क्योंकि एक हमने बहुत करीब से उनको देखा, जितना कि मंच पर बैठा हुआ हमारा साहित्यकार, हमारा लेखक उतने करीब नहीं दिखता जितना कि हमें इस पर्दे पर दिख पड़ा। तो एक कमी के बावजूद भी लगता रहा कि हमारी कोशिश तो चल ही रही है और एक दूसरे से हमारा संपर्क बना रहा। इससे हमारे जो साहित्यिक अवसाद में जो कमी आ रही थी उसको भी बहुत कुछ उसकी पूर्ति होती रही। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है उसके इस तरह होने का कभी मुझे ख्याल नहीं आया। हम अपने उन लोगों को याद करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं जिनसे इतनी जल्दी बिछुड़ जाने की आशंका कभी नहीं रही। कोरोना का यह जो दूसरा फेज़ है ये बहुत विकट है। यद्यपि तकनीक हमारी यहाँ भी मदद कर रही है, लेकिन वो बात नहीं है। यह एक जो दारुण महाशोक है कि एक के बाद एक हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय सभी साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी रहा कि हर दिन कोई ना कोई एक साथी छोड़ के गया, एक दोस्त छोड़ करके चला गया। लगता था कि जैसे कि कोरोना की का जो संकट काल है उसमें बलि ली जा रही है,
रोज एक बलि। तो इस सतत दुख के सैलाब ने मन को झकझोर दिया है। अब हमारे आंसू सूख गए हैं, हमारे पास शब्द बचे नहीं हैं, और ये जो तकलीफ़ है कि थमती नहीं है। मित्रों, मैं हरगिज़ तैयार नहीं था कि इस मनहूस समय में आपको अपनी सूरत दिखाऊं, कुछ बातें करूं और कुछ आपकी बातें जानूं। ये वक्त ही नहीं है, ऐसा मन ही नहीं है, ऐसा वातावरण ही नहीं है। लेकिन फिर लगा कि यह चला चली का वक्त है, प्रलय के संकेत स्पष्ट हो रहे हैं। अब यह समय है कि हम उनको आखिरी सलाम कर लें जिन्हें हम ठीक से विदाई नहीं दे पाए, जिनकी मैयत में हम शामिल नहीं हो पाए। वे लोग जो सैकड़ों मित्रों की शव यात्रा में शरीक हुए और उनको अंतिम स्थल तक छोड़ने के लिए गए, उनके दुख में लगातार शरीक रहे। जब वे गए तब उन कब्रिस्तानों में, उन शमशानों में मुश्किल से 1-2 लोग ही रहे। ये मानवीय संवेदनाओं के साथ इतना बड़ा मजाक जिस तरह से हुआ है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर ये भी लगा कि चलिए लगे हाथ आपसे भी कुछ दुआ सलाम कर लूं, शायद अभी फिर कभी आपसे मेरी बात हो या ना हो, फिर कभी आपसे मिलना हो सके या ना हो सके। हम सब की नाव मझधार में है, और ये कश्ती, ये कौन सी कश्ती कब कहाँ डूब जाए इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। हमने अपने अजीज़ों के बारे में ऐसा नहीं सोचा था और ऐसा हुआ, तो फिर हम किस बिना पर ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो ये आखिरी सलाम देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मंजूर भाई ने भी एक बार ऐसे ही बातचीत में कहा था कि मौत का एक पल होता है जो मरने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन जिंदगी ढेर सारी होती है, बहुत सारे पल, और हमें रोज बरोज पता चलती है। इसलिए जिंदगी का हर पल जी लेना चाहिए। देखिए, वो अपनी मौत का पल तो जी गए, और जिंदगी के ये पल हमारे लिए छोड़ गए। जो ये पल अब हमारे नहीं हैं, उनके हैं, उनकी याद में हैं, उनके लिए हैं। और जब भी मंजूर एहतेशाम के बारे में बात होगी, हम करें या दूसरे करें या वो करें या अन्य करें, जो भी करें, वो एक बात बहुत शिद्दत से कह सकेंगे कि वे एक अजब खुशदिल इंसान थे, लगभग फरिश्ते जैसे, क्योंकि खूबसूरत तो वे थे ही, एकदम पठान शख्सियत जैसी होती है वैसी शख्सियत उनकी थी। बहुत गोरा रंग, बहुत भाव भरी उनकी आँखें, लेकिन उनके साथ ही उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा आभा मंडल था जो यक बा यक अपने पास खींचता था। मेरी उनसे पहली मुलाकात अजब हालात में हुई थी। हालांकि मैं उनके संस्मरण सुनाने के लिए यहाँ कतई नहीं आया हूँ, मुझे संस्मरण सुनाने की आदत भी नहीं है, मुझे बातें याद भी नहीं रहती।
मैं तो जो ये पल में जी रहा हूँ सिर्फ वही मुझे याद रहता है। अलबत्ता कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इतनी गहरी होती हैं, इतनी सटीक होती हैं कि वो बरबस याद रहती है और मैं उनके बारे में याद ना करते हुए भी मेरी याददाश्त में वो नगीने की तरह जड़ जाती है। उन्हीं में से एक वो घटना थी जो मंजूर भाई के साथ मेरी पहली मुलाकात थी और मुझे हमेशा बेहतर तरीके से याद बनी रही। ये करीब 1989 79-80 का वक्त रहा होगा और तब मेरी पहली पोस्टिंग भोपाल में हुई थी। मैं तब उसके पहले इंदौर वगैरह में था, पहली बार भोपाल में आया था और चूँकि मालवा का रंग मुझ पर काफ़ी था तो भोपाल मुझे बहुत वाहियात जगह लगी थी, लेकिन फिर भी मैं आ गया था। लेकिन चंद दिनों में मुझे और मेरी पत्नी को लगा कि ये जगह बहुत अच्छी है और उस वक्त हम लोगों की कच्ची गृहस्थी थी, बहुत कुछ सामान भी हमारे पास नहीं था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम भोपाल में कुछ जमकर रहने का मामला बनाएंगे, कोशिश करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने गृहस्थी के कुछ सामान जोड़ना शुरू किए। हम लोग मध्य वर्गीय समाज के लोग थे, हमारे ज़्यादा हमारी तनख्वाहें भी नहीं थी, हम लोगों के पास पैसा भी नहीं था और हमारी उस तरह की हैसियत भी नहीं थी। तो हम लोग बीच बीच में जा कर के कुछ घर गृहस्थी का सामान ख़रीदते रहते थे और इसी जतन में हम लोगों ने सोचा कि कुछ फर्नीचर ख़रीदा जाए, जैसे एक सोफ़ा सेट, एक डाइनिंग टेबल और ऐसी कुछ इक्का दुक्का सामान कुछ ख़रीद लिया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने जो सोचा तो हमारे बड़े भाई मनोहर वर्मा यहीं भोपाल ही में थे, तो उन्होंने हमको मशवरा दिया कि कहीं मत जाओ, सबसे बढ़िया फर्नीचर शिल्पकार हाउस में मिलेगा आपको, हमीदिया रोड में, वहाँ मंजूर भाई मिलेंगे और वो उनसे बात करना, वो आपको सामान दिलाएंगे। तो मुझे मंजूर भाई तो इतना याद नहीं रहे, लेकिन हाँ एक बहुत बढ़िया दुकान है जिसका हमको रेफरेंस दिया गया है, तो वो मुझे याद रही और मैं और मेरी पत्नी उस दुकान में पहुँचे। तो उस दुकान में पहुँचे तो वहाँ पर देखा तो बहुत सुंदर वो दुकान थी, बड़ी आकर्षक और बड़ा नफीस और नायाब किस्म का फर्नीचर वो वहाँ पर लगा हुआ था। देखकर ऐसा लगता था कि किसको पसंद करें और किसको छोड़ें। हर चीज़ ऐसी थी जिसको बोलते हैं कलेजे से लगाने के काबिल थी, इतना सुंदर फर्नीचर था बहरहाल। तो हम लोगों ने वो देखना, सेलेक्ट करना भी शुरू किया और जब उसकी हम लोगों ने कीमतें पूछी तो कीमतें वो ऐसी थी कि जो हम लोगों की हैसियत का आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमारे साथ मेरी पत्नी थी और उसने, वो बहुत व्यवहार कुशल भी है, तो उसने उस फर्नीचर के बारे में बातचीत की, जिसे आप मोलभाव भी कह सकते हैं। तो मैंने देखा कि काउंटर पर एक खूबसूरत आदमी लगभग खड़ा हुआ है और बहुत ध्यान से और मुझको देख रहा है। अच्छा, वो इतना खूबसूरत था कि मैं भी उसे देखने लगा और उससे भी ज़्यादा मुझे उसकी बेधक आँखें पसंद आईं। वो जिस तरह से देख रहा था, वो इतनी गहरी आँखें थीं कि उनको अवॉइड करना मुश्किल था। तो मैं तो लगभग उनके आकर्षण में बंधता चला गया। मेरी बीवी उनसे लगातार बात करती रही, लेकिन उन्होंने फिर आहिस्तगी से एक बात कही कि देखिए, ये जो मेरी दुकान में जो फर्नीचर है ये आपको पसंद नहीं आएगा, ये आपके लायक भी नहीं है फर्नीचर, मैं समझ रहा हूँ। तो आप मेरी दुकान से आगे चले जाएं, वहाँ पर
तीन चार दुकानें हैं और वहाँ पर आपको अच्छे किस्म का फर्नीचर मिलेगा जो आपको सूट भी करेगा, आपको पसंद आएगा। तो हम लोग भी वहाँ से, मेरी पत्नी भी वहाँ से जाने का सोच ही रही थी, तो हम लोग वहाँ से निकले और तब भी वो सज्जन मुझे देख रहे थे। मैंने एक बात नोट की, चूँकि मैं कथाकार रहा हूँ, कथाकार हूँ भी, तो लोगों का देखना मेरा शौक़ है। कौन किस तरह से देख रहा है ये मेरे फितरत में आता है। मैंने देखा कि उन आँखों में कोई भी दुकानदारी या दुनियादारी नहीं है, उनमें कोई हकारत नहीं है, उनमें कोई शिकायत नहीं है, उनमें कोई अचरज भी नहीं है, बस एक गहरी सहानुभूति है। और वो एक ऐसे आदमी की निगाहें हैं जो कि मध्य वर्गीय व्यक्ति की हैसियत, उसकी औकात, उसकी स्थिति, उसके हालात को समझ रहा है और कोशिश कर रहा है कि कुछ मदद कर सके। हालांकि वो कोई मदद नहीं कर सकता है, ये भी एक तरह का तकलीफ़ उसकी आँखों में है। और वो एक सीधा साधा औपचारिक किस्म का मशवरा दे रहा है कि आप वहाँ पर चले जाओ। और निश्चित ही हम लोग वहाँ पर गए और हमको ठीक फर्नीचर भी मिला और हम लोग दोबारा उनकी दुकान में नहीं गए, घर वापस लौट आए। लेकिन लौटते हुए भी फर्नीचर तो बाद में आया, लेकिन उनकी निगाहें मेरे साथ चलती चली आई। घर आकर के मैंने दादा से, मनोहर वर्मा से बात की और उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम निश्चित ही मंजूर भाई से मिले होगे, ये हुलिया तो उन्हीं का है और उन्हीं में इतनी संजीदगी है, उन्हीं में इतना बड़प्पन है कि आमतौर पर वो किसी का अपमान नहीं करते, किसी के बारे में नीचेपन से किसी आदमी को नीचेपन से नहीं देखते हैं, ये बेहतर वही होंगे। मैंने कहा मंजूर भाई का एहतेशाम का तो नाम मैंने सुना है, मैंने उनकी कहानियाँ भी पढ़ी हैं। कहले वो वही हैं। तो फिर मैंने उनकी और भी कहानियाँ यहाँ से ढूंढ ढांढ करके यहाँ वहाँ से पढ़ी। कौम पढ़ी, रमजान में एक मौत पढ़ी, रास्ता पढ़ी, तो बहुत सारी कहानियाँ जहाँ जहाँ जो मिल सकी। उन दिनों उन्होंने बहुत कहानियाँ भी उस तरह से नहीं लिखी थी। फिर उनका मैंने पहला उपन्यास भी पढ़ा और एक उनके लेखन का आकर्षण मुझे जकड़ता रहा। अच्छा, उनकी हर रचना में मुझे उनकी वही निगाहें याद रहीं। वो कुछ खोजती, ढूंढती, सांत्वना देती, तसल्ली देती, कुछ सोचने विचारने की प्रेरणा देती आँखें, जो अपनी आँखों में अपनापन देती है, ऐसी आँखें दिखी। और फिर मुझको मनोहर वर्मा ने कुछ सालों बाद मुझे सूखा बरगद दिया कि ये मास्टरपीस उपन्यास है, इसको पढ़ना चाहिए। और सूखा बरगद पढ़ने के बाद मेरी समझ में आया कि लिखना किस तरह से होता है, कैसे लिखा जाता है। वो एक पूरे समाज का चित्र मेरे सामने खुला जिसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। किससे कहानी कहना लेखक का काम नहीं होता है, लेकिन जिस वर्ग की वो बात कर रहा है उसकी तकलीफ का बयान करना, मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज की, थोड़ा ऊपर के भी समाज के लोगों की विवशताओं का, बेबसी का, तकलीफ का, उनके अकेले होते जाने का, उनके टूटते जाने का, उनके माशरे से अलग होते जाने का जो वर्णन, वो जो विवरण मंजूर भाई ने अपने उपन्यास
सूखा बरगद में किया है और उसके बाद फिर दास्तान लापता में किया है, वैसा कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। और यही मंजूर भाई को बहुत बड़े कीर्तिमान के तौर पर स्थापित करता है। मुझे उनके रचनाओं के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है। पिछली बार में कैलाश भाई ने बहुत सुंदर ढंग से उनकी रचनाओं के बारे में बात की है। उनकी रचनाओं के बारे में लगातार बात होती रही है। लगातार हम लोग भोपाल में, दिल्ली में और भी बहुत सारी जगहों में जहाँ जहाँ संभव हो सका मंजूर भाई पर हम लोग कार्यक्रम किए गए हैं और बहुत बड़े विद्वानों ने उन पर चर्चा की है। वो अब ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनको स्थापित करने के लिए कुछ कहा जाए, वो स्थापित हो चुके हैं। अब उनको हमको बार बार पढ़ना और नए लेखकों को भी उनको बार बार पढ़ना है ताकि वो जान सकें कि एक लेखक कैसा होता है, कैसे बनता है और कैसे हमारे बीच हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। मैं उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करूंगा क्योंकि मंजूर भाई से फिर मेरा इतना लंबे समय तक मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा और उन्होंने मुझे मंत्रमुग्ध कर रखा था, तो मैं उनके बहुत करीब जा कर के ही माना। मेरी उनसे बड़ी दोस्ती भी रही। वो मेरे साथी रहे, मित्र रहे, मेरे अग्रज भी रहे, मेरे आदरणीय भी रहे, मेरे आत्मीय भी रहे, मेरे मार्गदर्शक भी रहे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया भी। एक मैं कहूँ तो कुछ बातें मैंने उनसे बहुत सीखी भी और मैं उनका हमेशा एहसानमंद रहा क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझको नीची नज़र से नहीं देखा। मैं उस आदमी को माफ़ नहीं करता हूँ जो मुझे नीची नज़र से देखता हूँ। हालांकि मैं उतना उस ऊंचे दर्जे का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करता हूँ और जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ से मैं चला जाता हूँ। लेकिन मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत बात रही कि मैं कभी मंजूर भाई के पास से उठ कर के नहीं गया। तो एक उनकी जो बहुत ख़ास बात थी कि वो बहुत ही मस्त स्वभाव के थे, खुश दिल इंसान। उनके चेहरे पे एक शरारती मुस्कान हमेशा बनी रहती थी और उनके बड़े बारीक और बड़े सटीक कमेंट्स होते थे। किसी भी स्थिति में बहुत कम बोलते थे वो, और जब किसी कार्यक्रम में उनसे बोलने के लिए कहा जाता था तो उनकी तो समझिए उनकी तो जान पे बनाती थी। वो अक्सर मैं कार्यक्रम संयोजित करता था और मैं बोलता था कि मंजूर भाई आपको बोलना है, ये करना। अरे बोलते कहाँ किस बवाल में फंसाते हो भाई, मैं सुनता रहूँगा, 4 घंटे तक सुनता रहूँगा, लेकिन 4 मिनट बोलना मेरे लिए दुश्वार होगा। तो जो वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जितना कम बोलते थे वो इतना ज़्यादा होता था कि वो बरसों भी याद रखा जा सकता था और याद रहता भी था। ऐसा कोई मौका नहीं जबकि मंजूर भाई लाजवाब हुए हों। उन पर जब कभी कोई तंज कसा गया या कोई उनसे मजाक में बात की गई या कोई फिक्रा उन पर कसा गया तो उसका उन्होंने बाकायदा जवाब दिया और उसी खुशदिली के साथ मन में कभी कोई कड़वाहट उनके नहीं आई। क्योंकि दूसरी विशेषता मैंने उनकी नोट की थी, मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व किया है। मैं उन आँखों के पीछे पड़ा हुआ था। ये खूबसूरत जो चेहरा है ये तो ठीक है, लेकिन ये आँखें क्या कहती हैं ये मैं जानना चाहता था और इसी से वाबस्ता भी होना चाहता था, इसकी जानकारी रखना चाहता था। तो मैंने ये पाया कि ये आदमी बहुत गहरा है। ये कभी किसी की निंदा नहीं करता, ना वो कभी किसी की बुराई करते, ना कभी किसी के दोष के नाते। स्कैंडल्स में उनकी कोई रुचि नहीं थी, किसका कहाँ क्या कैसा क्या हो गया इस किस्सेबाजी को भी वो बहुत ध्यान से नहीं सुनते थे। वो अपने मस्ती में रहते थे और अपने कमेंट्स मारते रहते थे, बाकी उनका था। उनका जो शौक़ था
उनका जो शौक़ था तो वो अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू के क्लासिक उपन्यासों पर चर्चा करना उनका शौक़ था। राइटर्स पे चर्चा करना शौक़ था, किस तरह से कौन सा उपन्यास किस तरह से आया, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किन मुद्दों पर बात हुई, किस तरह से बात हुई, ये सब मंजूर भाई का बड़ा शगल था और उस पर वो घंटों बात करते रहते थे। तब हम जैसा जो दोयम दर्जे का लेखक था वो सुनता ही रहता था और ये सुनना मुझे बहुत रास आया, मेरे बहुत काम आया। वे अपने समकालीन अपने से सीनियर के बारे में बात करते रहते थे। शानी पर उन्होंने बहुत बढ़िया बातें की, सत्येंद्र कुमार पर, धनंजय वर्मा जी पर वो जिस सम्मान के साथ वो बात करते थे, तो वो भी बहुत अच्छा। जबकि धनंजय वर्मा जी तो आलोचक थे, लेकिन दोनों के बीच में बड़ा उस तरह का प्रेम भी था और वो तमाम अच्छी बातें उस तरह से करते। दूसरा, इजलाल मजीद साहब की शायरी पर वे कुर्बान थे, फिदा थे और उस शायरी का जिक्र करते थे। वो असली में कभी अपने लेखन, अपनी रचनाओं, अपने उपन्यासों, अपनी रचना प्रक्रिया पर बात नहीं करते थे। उनने कोई इस तरह का बड़ापन नहीं दिखाया कि मैंने ये तीर मारा, मैंने वो वैसा किया, फिर उधर में गया तो इस तरह के झंडे गाड़े। ये कभी इस तरह का कोई उदाहरण हम लोगों ने मैंने कभी नहीं सुना मंजूर भाई से। गए होंगे, निश्चित रूप से उन्होंने झंडे गाड़े होंगे, लेकिन उसकी हवा तक हमारे पास नहीं आने दी। अपने उसी तरह मुस्कुराते रहते थे, बैठे बातचीत करते रहते थे कि ठीक है ठीक है। लेकिन मैं भी उनके पीछे लगा रहा और उनके लेखन के बारे में बहुत बातें करता रहा। तो मेरे हाथ में दो चीज़ें आई, मेरा हासिल रहा दो चीज़ें जो मंजूर भाई ने मुझे जाने अनजाने बताई या बहुत जानकर बताई उन्होंने। एक उन्होंने कहा कि लेखन में रिसर्च होनी चाहिए। ये उस तरह का मामला नहीं है कि तुमने कागज़ उठाया और कहानी लिखना शुरू की, कोई आइडिया दिमाग में मंडराया और तुमने लिखना शुरू कर दिया। जो तुम लिख रहे हो उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होना चाहिए, उसके सामाजिक संदर्भ होना चाहिए, उसके सरोकार होना चाहिए, उसका हमारे माशरे पर क्या असर रहा है या क्या असर होने वाला है, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हमको अब कागज़ पर पहला शब्द लिखना चाहिए। लिखने के पहले बहुत सारी तैयारी करना चाहिए और ये मैंने देखा है। बशारत मंजिल लिखते हुए मैंने उनको देखा है और किस तरह वो रजिस्टर पर रजिस्टर लिखते रहते थे और फिर काटते थे, फिर जोड़ते थे, फिर घटाते थे। और जब तक जैसे एक गायक है वो अपने रियाज में करता रहता है, जब तक वो अपना स्वर नहीं साध लेता है तब तक वो गाता बजाता रहता है। उसी तरह मंजूर भाई भी लगातार लिखते रहते थे। ये मेहनत किसी ने नहीं देखी, मैं इसका गवाह रहा हूँ। और वो तभी आगे बढ़ते थे जब उनको लगे कि पीछे का राग पूरा हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अपने लिखे को बार बार लिखे जाने का हौसला होना चाहिए। ये बात प्रकारांतर से परसाई जी से भी हमें प्राप्त हुई थी। वो भी कहते थे कि अपने को बार बार लिखो। लेकिन मंजूर भाई का लिखना कुछ अलग किस्म का था। उनका कहना था कि बार बार अपनी व्याकरण ठीक करने के लिए मत लिखो, शब्दों के चयन के लिए मत लिखो। बार बार इस तरह लिखो कि जो भाव तुमने सोचा है, जो तुम्हारा मंतव्य है, उसको क्या तुम ठीक तरह से कागजों पर, पन्नों पर उतार सके हो। जब ये बात आपके भीतर तय हो जाए तब तुम फिर अगला पेज लिखो। और वो पन्ने फाड़ते तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने काटते खूब देखा उनको। इतना खूबसूरत उन्होंने लिखा, मुझे सुनाया, मैंने वाह वाही की, कह बहुत बढ़िया। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको पसंद नहीं करता हूँ, मैं इसको काटता हूँ, मैं फिर दोबारा लिखूँगा।
एक बार मैंने मजाक में कहा भी था कि ये जो आप कटे हुए पन्ने हैं कृपया मुझे दे दें ताकि मैं कुछ ठीक ठिकाने से लिख सकूं। और उन्होंने यह बात हंसी मौड़ा दी। तो उनकी तमन्ना ये थी कि वो एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखना चाहते थे। उनके लेखन में सूखा बरगद को बहुत महत्ता मिली। वो एक कालजयी उपन्यास था और एक समय के ऐसे मोड़ पर लिखा गया था कि उसको तो नोटिस किया ही जाना था। लेकिन उसके बाद के उनके जो दास्ताने लापता के बाद उनके जो और दूसरे उपन्यास थे उनको उतनी जो कहना चाहिए तवज्जो नहीं मिली। और मैं तो ये कहूँगा कि कहीं कहीं लोगों ने उनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी कहीं जो कि नागवार थी। मुझे याद आ रहा है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि नामवर सिंह जी ने सार्वजनिक सभा में खुलेआम ये कहा था बशारत मंजिल को लेकर के कि मंजूर तुमसे किस हकीम ने कहा है कि तुम उपन्यास लिखो। एक मंजूर भाई जैसे एक बड़े उपन्यासकार के लिए एक ये बहुत ही खराब बात थी जो कही गई थी। मंजूर भाई इस बर्ताव के लायक नहीं थे कि उनसे इस तरह का बर्ताव किया जाए। उस वक्त मैं मंजूर भाई के बगल में बैठा था और मैंने उनको देखा था। मैंने उनको भर नज़र से देखा था। उनका चेहरा विवर्ण हो गया था। उन्होंने नीचे देखना शुरू किया और बहुत देर तक वो नीचे देखते रहे। तो लेकिन ये नीचे देखना उनका लगातार नहीं रहा। वो बहुत जल्दी सामान्य हुए और उसके बाद वो फिर अपने हालात में आए। लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने कहा कि मैं अब एक ऐसा उपन्यास लिखना चाहता हूँ जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हो और उसकी मैं खोज करता रहूँगा। फिर मदरसा भी लिखा होना वो भी था, लेकिन फिर भी वो उपन्यास लिखने की उनकी लालसा बनी रही जो कि सूखा बरगद को पीछे कर दे और किसी नामवर सिंह को दोबारा ऐसे कहने की हिमाकत ना हो सके। ये वो उपन्यास लिखना चाहते थे उन 250, 300, 400 सालों के बारे में जब अफ़गानिस्तान से उनके पूर्वज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे और उन्होंने इस ज़मीन को अपना बनाया था और यहाँ पर अपना वतन मान करके इस मिट्टी को गले से लगाया था और अपने तरीके से रहना शुरू किया था। उन्होंने बहुत तैयारी की थी, उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो उपन्यास उनका पूरा नहीं हो पाया। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये बहुत बड़ा मास्टरपीस होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। कुछ चीज़ें नहीं हो पाती और हो सकता है कि कभी मंजूर फिर आएँ इस संसार में किसी दूसरे रंग रूप में और फिर उस तरह की बात को फिर से आगे बढ़ाएं। हम लोग जन्म जन्मांतर की कल्पना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि मंजूर भाई आएंगे और जिस मोड़ पर वो रुके थे उस मोड़ से वो आगे जाएंगे। एक इसी बात से जुड़ी हुई मुझे एक उनकी खासियत ये भी लगती है कि वे कभी अपने निजी दुखों की चर्चा नहीं करते थे। वे हमेशा अपने दुखों के साथ रहे, अपनी तकलीफ़ों, अपनी पीड़ाओं के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी इसका चर्चा नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता। और मुझे मालूम भी था कि वो ऐसे कोई बहुत संपन्न व्यक्ति तो थे नहीं, ऐसे बहुत संपन्न व्यक्ति वो नहीं थे और उनके भी पारिवारिक स्थितियां थीं। ऐसे भी नहीं थे कि खाने पीने की उन्हें दिक्कत हो, लेकिन ठीक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आप मध्यवर्गीय लोग जानते हैं। और जिस खानदान से वो ताल्लुक़ रखते थे जो बहुत साधन संपन्न खानदान था, लेकिन फिर भी कुछ बातें होती हैं जो तकलीफ़ देती रहती हैं।
जिनके बारे में कोई कभी किसी को नहीं बताता। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने किसी दोस्त को बताया हो, किसी अपने साथी को बताया हो, अपने परिवार में शायद किसी को बताया हो। एक पर्दादारी तो उन्होंने हमेशा रखी सबके साथ, और इस पर्दे के उस पार आने की इजाज़त भी उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। इसके भीतर भी कभी कोई झांक नहीं पाया। वे बहुत तन्हाई पसंद इंसान थे और हमेशा तन्हा रहते थे तो अपने दुखों के साथ रहते थे, और यही दुख उन्होंने अपने लेखन में, अपनी रचनाओं में जितना संभव हो देने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है अधिकतर दुख तो उनकी पोटली में उनके साथ ही बंधे हुए चले रहे। लेकिन एक जो मुझे बहुत ख़ास बात लगती थी कि वे हमेशा महफिल में मुस्कुराते रहते थे। मंजूर भाई को देख कर के आप अंदाज नहीं लगा सकते कि वे किस दुख में से उठ करके अभी हमारे बीच आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें भी एक और बात मुझे उनकी जो मैं उनके प्रति नतमस्तक होता रहता हूँ कि कभी उन्होंने हाथ नहीं फैलाया, ना कभी किसी से मदद मांगी, ना कोई किसी से कोई फेवर की उम्मीद की, ना किसी का उपकार चाहा। मुझे बता दें, इतने सब मित्र लोग बैठे हुए हैं या जो भी आगे सुनने वाले हों या जानने वाले हों, मंजूर भाई ने कभी उनका हाथ पकड़ करके कहा हो कि दोस्त मेरी इस तरह से कुछ मदद करो? नहीं, वो पठान थे, कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। लेकिन जो आदमी उनके पास आया उसकी जितनी उनसे संभव हो सकी उन्होंने मदद की। ये जो हाथ फैलाने के मौके किसकी ज़िंदगी में नहीं आते? कौन आदमी इस ज़माने में कह सकता है दमखम के साथ कि मुझे कभी किसी की गरज नहीं हुई? जबकि उनके ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से थे, जोरान जैसे लोगों से थे, और भी बहुत सारे नाम हैं मैं जानता हूँ जिनको। लेकिन उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे उनके मित्रों ने भी ऐसा ही कहा। राजकुमार केसवानी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके बहुत अभिन्न मित्र थे, मेरे भी थे। राजकुमार केसवानी बहुत मुंह फट और बेझिझक बात कहने वाले आदमी थे। राजकुमार केसवानी ने मुझसे कहा कि मंजूर भाई, इस भोपाल में वो अकेले शख्स हैं जो कभी किसी से किसी चीज़ के लिए फरियाद नहीं करेंगे, न करते हैं, कोई मदद नहीं मांगते, जो मिलता है उसे वो अल्लाह की मेहरबानी समझते हैं। और लगातार वो संघर्षों में रहे, वो अपनी बीमारियों में रहे। उनको बहुत बीमारियां भी थीं, कुछ बीमारियां थीं, उनसे वो हालात से अपने वो जूझते रहे, तकलीफ़ों में रहे। और इन संघर्षों के बीच बाद में तो वो बहुत ही बड़ी शारीरिक मुसीबतों में फंसे, और इन तकलीफ़ों के साथ वो इस दुनिया से चुपचाप चले गए। वो जो हम सब लोगों के साथ रहते थे, हम लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, हम लोगों से के बीच रहना पसंद करते थे, अकेले चले गए। कब्रिस्तान में हम लोगों में से कोई नहीं था उनके साथ। ये कौन सा समय है कि जब हम अपने अजीज़ों को आखिरी सलाम देने, आखिरी विदाई देने तक भी उनके पास नहीं जा पाए। और ऐसे लोग जो कि पूजनीय किस्म के लोग हैं, जिन्होंने इस समाज के सामने उदाहरण रखे हैं, जिन्होंने बेखौफ होकर के अपनी बात कही है और हर एक के दुख सुख में शामिल शरीक रहे हैं। मंजूर भाई ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी से तल्ख बात नहीं की, कभी किसी के आड़े नहीं आए, वो कभी किसी किस्म की उन्होंने खुराफात नहीं रची, कभी किसी तरह के षड्यंत्रों में नहीं रहे। उन्होंने एक बार कहा था कि जितना मैं गुटबाजी
इस राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ, लोग मुझे उतना ही उसमें खींचना चाहते हैं। और मैं इस तबीयत का आदमी हूँ कि मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मुझे उस दलदल में फंसना ना पड़े। ना फंसे, नहीं फंसे और चले गए। एक महान उपन्यास का इस तरह से अंत हुआ। उनका जीवन मैं खुद एक महान उपन्यास मानता हूँ और उसका इस तरह से अंत हुआ। और वो हमें ढेर सारी प्रेरणा, प्रोत्साहन, मोहब्बत, अखलाक और इंसानियत के नायाब सबक सिखा गए। किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से समाज में रहना चाहिए, ये बड़ी बात है। मंजूर भाई का रोज़ाना की ज़िंदगी से चले जाना एक ऐसी कमी है जो हमेशा अपने खालीपन की याद दिलाएगी। हम अपने आंसुओं से, आहों से, यादों से लाख भरना चाहें, लेकिन बात कभी बनेगी नहीं। बस यही इल्तिजा है कि वे हमेशा हमारी यादों में रहें, हमारे सपनों में रहें, हमारी पीढ़ियों में रहें, हमारी किताबों में रहें, हमारे साथ रहें, जैसा हमेशा साथ रहते आए। और मुझे लगता है कि इस कठिन समय में और कुछ कबूल हो या ना हो, मेरी एक ये मामूली दुआ कबूल की जाए। आमीन।